बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ ली थी और मैंने आप लोगों को अल्सर पूरा पढ़ा दिया था, सारी डेफिनेशंस बता दी, हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तक सब कर लिया था और मैंने आपको कुछ 21 सिनेरियोज लिखवाए थे जिसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग सिनेरियोज की हमने बनानी थी या जिसको हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ कंप्लीट करना था। आज हम उन सिनेरियोज को कंप्लीट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए। उन सिनेरियोज में जब हम बेसिक अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब यहां पर बेसिक अकाउंटिंग को यूज करते हुए मैं अपने एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। मैं अपने एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। पहला हिस्सा मेरे पास आ जाएगा कैश या बैंक का और दूसरा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा अदर एसेट्स का। दूसरा हिस्सा कौन सा आ जाएगा मेरे पास? इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बराबर होने चाहिए लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। एसेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा कौन सा है? कैश बैंक का। दूसरा हिस्सा कौन सा है? अदर एसेट्स का। ये क्यों तोड़ा है? ये सारी वजह आपको पता चलेगी जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक पढ़ रहे होंगे। क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने 21 ट्रांजेक्शन लिखवाई थी उनको शुरू करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन थी कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 30,000 एंड बैंक 50,000। मिस्टर एक्स ने एक कारोबार स्टार्ट किया जिसमें कैश उसने 30,000 रुपए डाला, बैंक 30,000 रुपए डाला। मुझे एक बात बताओ, कैश 30,000 से बढ़ गया? कैश 30,000 से बढ़ा दिया। बैंक 50,000 से बढ़ गया? बैंक 50,000 से बढ़ा दिया। क्या इससे मेरे अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट आया? नो, जीरो इंपैक्ट। क्या इससे मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आया? जीरो इंपैक्ट। लेकिन ये मेरी इन्वेस्टमेंट तो थी ना, ये तो मेरे कारोबार में मेरी इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वजह से मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया। कितने से? 80,000 से। अब जरा गौर करो तो नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है। 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80। क्लियर है ये चीज? अगली ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। परचेज्ड अ वैन पेइंग बाय चेक 3,000। मैंने पैसे देके बैंक का चेक देके एक अदद वैन परचेज कर ली। मैंने बैंक से जब चेक दिया तो बैंक में से पैसे कम हो गए होंगे। बैंक में से पैसे कम हो गए होंगे। क्या इससे मेरे कैश पे कोई इंपैक्ट आया? कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन मेरे बैंक में से 3,000 रुपए कम हो गए। अब यहां पर एक बात याद रखना, अकाउंटिंग की दुनिया में जब भी कोई चीज डिक्रीज हो रही होती है, जब भी मुझे किसी चीज को माइनस करना होता है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? जब भी मुझे किसी चीज को माइनस करना होता है तो मैं उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं। किसमें मेंशन कर देता हूं? कोई मसला है यहां तक? तो मैंने यहां पे 3,000 को ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। अब ये 3,000 रुपए से मैंने किया क्या? वैन परचेज की। वैन अदर एसेट से, वैन अदर एसेट से ना। वैन ना कैश में आता है ना बैंक में आता है, लेकिन मुझे पता है वैन इज माय फिक्स टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट है वैन मेरा। तो ये अदर एसेट में आ जाएगा। यहां पे 3,000 मैंने बढ़ा दिए। इससे मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, ओनर्स इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये चीज समझ आती है? 3,000 रुपए नेगेटिव, 3,000 रुपए पॉजिटिव, नेट इंपैक्ट जीरो। अगली ट्रांजेक्शन पे देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हैबिट लिमिटेड 2,000। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हैबिट लिमिटेड 2,000। यहां पर देखो तो लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी, ऐसे ही है। लेकिन क्या ट्रांजैक्शन में कहीं लिखा है कि मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है? तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है? यहां पर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एग्जाम हैक। मैं यहां पर लिख रहा हूं
आप अपने पास इसको पॉइंट कर सकते हो, पॉइंट टू नोट। पॉइंट टू नोट क्या है यहां पर? पॉइंट टू नोट क्या है यहां पे, अब जरा समझना। इफ a company if a company is involved in a transaction, if a company is involved in a transaction and nothing is mentioned regarding cash or credit terms, nothing is mentioned regarding cash or credit terms, we shall assume it as a credit transaction. We shall assume it as a credit transaction. क्लियर है ये चीज? अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक कंपनी इन्वॉल्व है और वहां पर हमें नहीं बताया गया कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक अदद क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? तो अब अगर इस चीज को मैं इस चीज को देखूं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है हैबिट लिमिटेड वाली, ये कौन सी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पैसे तो मैंने अभी नहीं दिए होंगे, ऐसा ही है ना? कैश पे कोई इंपैक्ट आएगा ना बैंक पे कोई इंपैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मेरा अदर एसेट बढ़ जाएगा। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 2000। 2000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया और ये 2000 का फर्नीचर मैंने उधार पे लिया। किस पे लिया? तो मेरी लायबिलिटी 2000 से इंक्रीज हो गई। क्या इससे मेरी इक्विटी पे कोई फर्क पड़ा? जीरो इंपैक्ट। इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो इंपैक्ट आ रहा है इक्विटी पे। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? ओके, अगली ट्रांजैक्शन आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी पीएलसी, परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी पीएलसी फॉर $2500। परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी पीएलसी फॉर $2500। अच्छा, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें कंपनी इन्वॉल्व है और मुझे नहीं बताया गया कि आया ये कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने एबीसी पीएलसी से गुड्स लिए ऑन क्रेडिट। क्या यहां पे मेरे कैश या बैंक पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। इन्वेंट्री मेरा अदर एसेट है। कितने का एसेट खरीदा मैंने? 2500 का। और ये एसेट मैंने उधार पे खरीदा तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी 2500 से। क्या इसके मेरी इक्विटी पे कोई इंपैक्ट आया? कोई इंपैक्ट नहीं आया। कोई मसला यहां तक? आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड $300। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड $300। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर जेड कौन है? कंपनी है या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है। क्या यहां पर कहीं मेंशन है कि ये कैश पर है या क्रेडिट पर है? नहीं मेंशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैश है या क्रेडिट है? यहां पर आता है पॉइंट टू नोट नंबर 2। इफ अ ट्रांजैक्शन इज between two individuals and nothing is mentioned regarding cash or
credit terms and nothing is mentioned regarding cash or credit terms, we shall assume it as a cash transaction. We shall assume it as a cash transaction. We shall assume it as a cash transaction. अगर एक ट्रांजैक्शन दो अफराद के दरमियान है, सॉरी, अगर एक ट्रांजैक्शन दो अफराद के दरमियान है और वहां पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि आया ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक अदद कैश ट्रांजैक्शन है, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो नकद की बुनियाद पर मुकम्मल की गई है। तो मिस्टर जेड से जो मैंने गुड्स खरीदे, उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? 300 रुपए मेरे बैंक से, मेरे कैश से कम हो गए, मैंने कैश पे खरीदा है ना। अच्छा, एक चीज यहां पे और समझो, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन या तो कैश से की गई है या बैंक के थ्रू पैसे दिए गए हैं। वो ट्रांजैक्शन या तो कैश से की गई है या बैंक के थ्रू पैसे दिए गए हैं। क्या यहां पर मेंशन है कि मैंने पैसे कैश के थ्रू दिए या बैंक के थ्रू दिए? अब जरा समझना इस चीज को। If a transaction is between two individuals, and the payment mode का क्या मतलब होता है? पेमेंट मोड का मतलब है या तो नकद दिया है या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट की है। If a transaction is between two individuals and the payment mode is not mentioned, we shall assume it to be a cash mode of पेमेंट। अगर ट्रांजैक्शन दो अफराद के दरमियान है, और वहां पे हमें पेमेंट मोड नहीं बताया गया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने नकद की बुनियाद पे ये पेमेंट की है। हमने पेमेंट कैसे की है? नकद के तौर पे। क्लियर है ये चीज? तो अब मैंने जो सामान खरीदा किससे? मिस्टर जेड से। वो मैंने कैश के थ्रू खरीदा होगा। 300 रुपए से मेरा कैश कम हो गया। मेरा कैश कितने से कम हो गया? बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। 300 से मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई। लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। रिटर्न ऑफ नॉन करंट एसेट बॉट ऑन क्रेडिट। रिटर्न सम ऑफ द फॉल्टी फर्नीचर टू हैबिट लिमिटेड $120। मैं हैबिट लिमिटेड से सामान लेकर आया था, फर्नीचर लेकर आया था। भाई एक आधी कुर्सी टूटी हुई निकल गई, या खराब निकली, तो वो मैं वापस कर रहा हूं। अब जब मैं हैबिट को वो चीज वापस कर रहा हूं तो मेरे पास से फर्नीचर कम हो जाएगा हमें। तो अब मेरे पास से फर्नीचर कम हो जाएगा। फर्नीचर कम कर देते हैं। फर्नीचर अदर एसेट्स में कितने से फर्नीचर कम हुआ? 120 से। 120 से मैंने अपना फर्नीचर कम कर दिया। ये फर्नीचर मैंने हैबिट से उधार पे लिया था। किस पे लिया था? मतलब अभी तक मैंने हैबिट को पैसे नहीं दिए, उधार पे था ये फर्नीचर। अब जब मैंने हैबिट को पैसे दिए ही नहीं,
तो कुर्सी वापस करते हुए क्या हैबिट से पैसे लूंगा मैं? नहीं, मैं हैबिट को क्या बोलूंगा कि भाई आपका जो टोटल उधार था उसमें से ये कुर्सी की कीमत कम कर दो। इन अदर वर्ड्स मेरी लाइबिलिटी 120 से कम हो जाएगी। क्या इस पूरी ट्रांजैक्शन से मेरे पास कैश या बैंक पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्या इक्विटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इजी है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिटर्न सम ऑफ द एक्सपायर्ड गुड्स टू एबीसी पीएलसी $150। अब ऐसा है कि मैंने एबीसी पीएलसी से कुछ सामान खरीदा था, उसमें से 150 रुपए का सामान जो है खराब निकला। क्या निकला? 150 रुपए का सामान खराब निकला। वापस करूंगा? भाई तुम 5 किलो दाल लेकर आए, सही है, 5 अलग अलग थैलियां, बल्कि चीनी लेकर आए 5 किलो, 5 अलग अलग किलो वाली थैलियां थी, 1 किलो की थैली फटी हुई निकली। क्या करोगे? वापस करके आओगे ना? ऐसा ही है, मैं 5 किलो चीनी लेकर आया था, 1 किलो चीनी की थैली फटी हुई थी, वापस करने चला गया मैं कहां चला गया? मैंने क्या एबीसी पीएलसी को पैसे दे दिए थे इस सामान के? नहीं दिए थे। और अब मैं जब सामान वापस कर रहा हूं एबीसी पीएलसी को, तो मेरे पास से सामान तो कम होगा, ये बात मानते हो? सामान एज इन इन्वेंट्री मेरे पास से कम होगी, इन्वेंट्री अदर एसेट में आता है। मैंने 150 से इन्वेंट्री कम कर दी, मैंने 150 से इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने एबीसी को कभी सिरे से पैसे दिए ही नहीं थे, तो मैंने 150 से अपनी लाइबिलिटी भी कम कर दी। मैंने अपनी लाइबिलिटी 150 से कम कर दी। क्या इससे मेरी इक्विटी पे कोई इंपैक्ट आया? क्या इससे मेरे अदर एसेट पे कैश या बैंक पे कोई इंपैक्ट आया? रिटर्न ऑफ गुड्स बॉट ऑन कैश, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर जेड $75। अब ये मिस्टर जेड कौन है? इंडिविजुअल है। मिस्टर जेड कौन है? इंडिविजुअल है। हम कौन है? इंडिविजुअल है। ट्रांजैक्शन 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान है। यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ कैश है या क्रेडिट है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये कैश है। मतलब अब जब मैं मिस्टर जेड को जाके सामान वापस कर रहा हूं, भाई तुम बाजार से 3 500 ml वाली पेप्सी लेकर आए थे, 3 500 ml वाली पेप्सी लेकर आए थे 75 रुपए की। घर पे आए तो घर पे अब्बा ऑलरेडी 1 कार्टन लेकर आए थे। अब 2 तुम खोल चुके तो उसका तुम कुछ कर नहीं सकते थे, तीसरी बंद पड़ी हुई थी। तीसरी क्या थी? बंद पड़ी हुई थी। तीसरी जाके वापस करवा दी। तीसरी वापस करवाई, जब दुकान से पेप्सी खरीद के लाए थे तो उसको पैसे दिए थे? बिल्कुल दिए थे। जनरल स्टोर से जब एक सामान खरीद के लाए तो उसको पैसे दिए ना। अब जब पेप्सी वापस करोगे तो पैसे लोगे, पेप्सी वापस करोगे तो पेप्सी कम हो जाएगी। पेप्सी कम कर दी 75 रुपए से, और यहां पर तुम्हारी जेब में वापस 75 रुपए आ जाएंगे। 75 रुपए अपनी जेब में नकद रख लिए। क्या इससे मेरी लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? क्या इससे मेरी इक्विटी पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? 75 पॉजिटिव, 75 नेगेटिव, नेट इंपैक्ट 0। आगे बढ़े। पेड रेंट फॉर द मंथ 275। अब ये रेंट क्या है? एक्सपेंस है। ये रेंट क्या है? रेंट क्या है? एक्सपेंस है। कहीं लिखा हुआ है कैश या क्रेडिट? कहीं लिखा हुआ है कंपनी या इंडिविजुअल? तो हम इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कंसिडर करें? यहां पर एक पॉइंट टू नोट और आएगा।
if a transaction occurs, and nothing is mentioned about the entities, एंटिटीज को ब्रैकेट में आसान अल्फाज में अपने समझने के लिए लिख लो, पार्टीज इन्वॉल्व्ड। एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो दो इंडिविजुअल, दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होंगी ना कम से कम। इफ अ ट्रांजैक्शन अकर्स एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द एंटिटीज और द पार्टीज इन्वॉल्व, we must assume that the transaction is between two individuals. If a transaction occurs, अगर एक वाकया पेश आता है और उसमें नहीं बताया गया कि कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं या कौन कौन से कारोबार मुलव्विस हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन, ये वाकया दो अफराद के दरमियान है, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है। क्लियर है? अब जरा पॉइंट टू नोट को लेकर आओ वापस। मैंने क्या कहा ट्रांजैक्शन में? पेड रेंट फॉर द मंथ $275, ऐसा ही है। इस ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं मेंशन कि क्या ये किसी कंपनी में है या किसी अफराद में है, नहीं मेंशन। तो पॉइंट टू नोट नंबर 1 यहां पे क्या लगेगा? पॉइंट टू नोट नंबर 1, इफ अ ट्रांजैक्शन अकर्स and nothing is mentioned regarding the entities or the parties involved, we shall assume that the transaction is between two individuals. ये चीज समझ आती है? चलो, ये मान लिया कि ये ट्रांजैक्शन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है। कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं है, If a transaction occurs between two individuals and nothing is mentioned regarding cash or credit term, we shall assume that it is a cash transaction. ये भी मान लिया, चलो कैश ट्रांजैक्शन है। ये भी मेंशन नहीं है कि ये हमने नकद दिया है या बैंक के थ्रू पेमेंट की है। तो तीसरा पॉइंट टू नोट लगेगा कि इफ अ ट्रांजैक्शन अकर्स एंड द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशन्ड, वी शैल अज्यूम दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। इफ अ ट्रांजैक्शन अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशन्ड, वी शैल अज्यूम दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। द मोड ऑफ पेमेंट इज कैश। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने किराया दिया, ये कैश से दिया, चेक से? कैश से दिया। कैश से दिया तो मेरे पास से 275 रुपए कम हो जाएंगे। कैश से मेरे बैंक पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। कैश से मेरे अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। कैश से मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। लेकिन मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, और हमें पता है कि एक्सपेंस ओनर्स इक्विटी का पार्ट होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो इक्विटी कम हो जाती है। तो मेरी इक्विटी 275 से कम हो गई। दिस वंस अगेन, हमारी अगली ट्रांजैक्शन क्या है? पेड सैलरी या पेड वेजेस बाय चेक 150। यहां लिखा हुआ है कि मैंने सैलरी पे की है बाय चेक, तो क्या मुझे कुछ अज्यूम करने की जरूरत है? सैलरी एक्सपेंस है, मैंने चेक के थ्रू पे की है, सीधा सीधा 150 बैंक से कम होंगे, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता मेरी इक्विटी 150 से कम हो जाएगी। यहां तक कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। मिस्टर एक्स डिपॉजिट 2000 कैश इन बैंक अकाउंट। मिस्टर एक्स डिपॉजिट 2000 कैश इन बैंक अकाउंट, और बैंक से 2000 रुपए, सॉरी बैंक में 2000 रुपए डलवा दिए कैश से निकाल के। कैश से 2000 कम हो गए, बैंक में 2000 इंक्रीज हो गए, कोई इंपैक्ट नहीं,
कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। समझ आती है चीज? तुम्हारी जेब में 3,000 रुपये पड़े हैं, सही है, वॉलेट में, सॉरी जेब में नहीं, वॉलेट में पड़े हैं। तुमने वॉलेट से 3,000 रुपये निकाल के बैग में रख दिए, कोई फर्क पड़ा? है तो अभी भी अपने पास ही ना, वॉलेट में हो बैग में हो, है तो मेरे पास ही। क्लियर है? अगली ट्रांजेक्शन, विड्रॉ 3,000 कैश फ्रॉम बैंक एंड पुट इट इन कैश। विड्रॉ 3,000 फ्रॉम बैंक एंड पुट इट इन कैश। बैग से 3,000 रुपये निकाले, जेब में रख दिए, बाकी किसी चीज पे कोई फर्क पड़ा? इजी है। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब जो बैंक से मैंने पैसे निकाले हैं ना, वो मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाना था, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, जेब में कैश नहीं था मेरे पास। मैंने एटीएम कार्ड दे दिया, मैंने बोला चार्ज कर लो। पैसे कहां से गए, क्यों गए? मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलना था। समझ आती है चीज? मेरा जाती काम है ये एक्सपेंस है कारोबार के लिए। ये क्या है? एक्सपेंस है कारोबार के लिए, जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। बैंक से गए, बैंक से गए ना, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बैंक 200 से कम हो गया, अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, इक्विटी 200 से। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। टुक 150 फ्रॉम कैश फॉर पर्सनल यूज। अब मैं घर जा रहा था, मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार वो अम्मी ने सामान मंगवाया हुआ लेकिन जेब में पैसे नहीं है। अकाउंट में चेक किया, अकाउंट में भी नहीं थे। मैं गया अपने ऑफिस के टेलर के पास, मैंने बोला यार एक 150 रुपया दे भाई, सब्जी लेके जानी है घर पे। 150 रुपया ले लिया मैंने। क्यों लिया? घर पे सामान लेके जाने हैं। घर किसका है? कंपनी का है, मेरा है? मेरा है ना, तो कंपनी के लिए क्या है वो? नुकसान है। तो 150 रुपया कैश से माइनस किया, 150 रुपया इक्विटी से माइनस किया, बाकी कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। टुक एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री $300। बेटा ये 300 लिखवाया था आपने, 800 लिखा। टुक एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री $300। 800 है, चलो। टुक एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री $800। भाई सही है, समझ आया। तुम लोग का खाता बड़ा लग रहा है, 800 कर लो। भाई मैं घर जा रहा था, सही है, मुझे याद आया एकदम से, यार मेरे लैपटॉप पड़े हुए स्टॉक में अच्छे खासे जो बेचने हैं मैंने। मसला ये, घर पे एक पीसी खराब हो गया, तो एक काम करते हैं, एक लैपटॉप यहाँ से निकाल के घर पे अम्मी को दे देता हूँ। तो वो जो लैपटॉप मैंने निकाला वो कंपनी की मिल्कियत थी। किसकी मिल्कियत थी वो? मैंने निकाल के घर ले गया। मैं निकाल के वो लैपटॉप, ये क्या है? कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जिसे कहा जाता है ड्राइंग। अब एक बात याद रखना, क्योंकि ये एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है, ये एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर है, तो ये हमारी परचेजेस में से कम होगा। कहाँ से कम होगा? परचेजेस से कम होगा। परचेजेस मींस अदर एसेट। क्या इससे मेरे कैश या बैंक पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया, लेकिन मेरे अदर एसेट 800 से कम हो गए। अदर एसेट मेरे 800 से कम हो गए। लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, इक्विटी मेरी 800 से कम हो गई। अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड फॉर 5,000 कॉस्टिंग 1,500। इस ट्रांजेक्शन को करने के दो तरीके हैं। इस ट्रांजेक्शन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं यहां पे करवा रहा हूं आप लोगों को। मैंने 5,000 का सामान बेचा। मैंने कितने का सामान बेचा? जो एक्चुअली में कितनी मिल्कियत थी उसकी? 1,500 थी। किसको बेचा है मैंने? पहले मुझे ये बताओ।
किसको बेचा मैंने? XYZ लिमिटेड को। XYZ लिमिटेड क्या है? कंपनी है। यहां पे मेंशन है कैश पे या क्रेडिट पे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? अब मैंने उधार पे सामान बेचा, मतलब मुझे अब इनसे पैसे लेने हैं। एक अदद रिसीवेबल जनरेट हो गया, और मैंने आपको बताया था कि रिसीवेबल मेरा करंट एसेट होता है। रिसीवेबल क्या होता है? मेरा करंट एसेट होता है। क्या रिसीवेबल मेरा कैश है? नहीं। क्या रिसीवेबल मेरा बैंक है? नहीं। तो रिसीवेबल क्या हो गया? अदर एसेट हो गया। मेरा अदर एसेट 5,000 से बढ़ जाएगा। मेरा अदर एसेट 5,000 से बढ़ जाएगा, और मेरा अदर एसेट 5,000 से बढ़ गया, मेरी परचेजेस 1500 से कम हो जाएंगी। कॉस्टिंग दी हुई है ना, मेरी परचेजेस 1500 से कम हो जाएंगी। कैश और बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, और यहां पर आखिर में मेरे पास मुनाफा कितना आ जाएगा? 3500। कोई मसला? कोई मसला? एक तो तरीका ये था करने का। एक तरीका क्या था? ये था। अब इसको मैं यहां पे अलग से हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। दूसरा तरीका क्या है? अब जरा ये देख लेना। दूसरा तरीका क्या है? बैंक कैश नो इंपैक्ट। यहां पर मैं सिर्फ 5,000 दिखाऊं अगेंस्ट रिसीवेबल। यहां पर मैं 5,000 दिखाऊं अगेंस्ट रिसीवेबल, लाइबिलिटी पे नो इंपैक्ट। और यहां पर मैं 5,000 दिखाऊं सिर्फ अगेंस्ट रेवेन्यू। मैं प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, मैं यहां पे सिर्फ रेवेन्यू दिखा रहा हूं। एक तरीका ये भी है। आपको जो तरीका मुनासिब लगता है आप वो कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल कौन सा है? दिस वन। बेसिक अकाउंटिंग के लिए प्रेफरेबल कौन सा है? हालांकि जब आप जाते हो कहां पर? कंपनीज में, जब आप रियल लाइफ सिनेरियोज में जाते हो तो एक्चुअल में ये हो रहा होता है, लेकिन प्रेफर्ड कौन सा है? Preferred for exam. Sold goods to Mr. Y for 700. Mr. Y को हमने 700 के गुड्स बेचे। ट्रांजैक्शन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है। कैश या बैंक नहीं मेंशन, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश है। हम क्या अज्यूम करेंगे? अब देखो इस ट्रांजैक्शन में मैंने कहीं भी प्रॉफिट का इंपैक्ट दिखाया ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से प्रेफरेबल कौन सी है? क्लियर है? हाँ, अलबत्ता मैं एक बात बोल दूं, प्रेफरेबल ये है, जरूरी नहीं है कि टेस्ट ये ना हो। ब्लू वाली प्रेफरेबल है, ये कहीं लिखा हुआ कि येलो वाली टेस्ट नहीं हो सकती। येलो वाली टेस्ट हो सकती है, वो आपसे प्रॉफिट का इंपैक्ट मांग सकता है, तो आनी आपको दोनों चाहिए। XYZ लिमिटेड रिटर्न गुड्स टू अस $500। XYZ ने हमसे कभी कोई सामान खरीदा था? XYZ ने हमसे सामान खरीदा था ना, ऐसा ही है। वो उसने हमें वापस कर दिया। कितने का वापस किया? तो मैंने जो XYZ से पैसे लेने थे 5,000, उसमें से 500 कम कर दिए मैंने। उसमें से मैंने 500 कम कर दिए, और क्योंकि XYZ मुझे सामान वापस कर रहा है तो मेरी सेल भी तो कम हो गई। मेरी सेल कम हो गई, तो यहां पे 500 से मैंने अपनी सेल कम कर दी। कैश या बैंक का कोई इंपैक्ट आया यहां पे? कोई नहीं आया। अगली ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स $50। दो अफराद के दरमियान ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट या कैश मेंशन है नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश है। कैश या बैंक मेंशन नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? प्योर कैश है। 50 रुपए का सामान वापस किया किसको? सॉरी, 50 रुपए का सामान हमें वापस किया किसने? मिस्टर वाई ने। तो मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। क्या इससे मेरे बैंक पे कोई इंपैक्ट आया?
नहीं आया। क्या इससे मेरे अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्या इससे मेरी लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। और 50 रुपए से मेरी सेल कम हो गई। 50 रुपए से मेरी सेल कम हो गई। ये चीज समझ आती है? पेड 1500 टू हैबिट लिमिटेड बाय चेक। शुरू में हैबिट लिमिटेड से कभी सामान खरीदा था? अब मैं हैबिट लिमिटेड को पैसे दे रहा हूं। अब मैं हैबिट लिमिटेड को पैसे दे रहा हूं। देखो एक बात याद रखना, मैंने यहां पर आपको मेंशन करवा दिया है कि पेड 1500 टू हैबिट लिमिटेड बाय चेक। मैंने हैबिट लिमिटेड को 1500 रुपए चेक के थ्रू दिए। अगर मैं नहीं लिखता ना यहाँ पे बाय चेक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये नहीं मेंशन करूं, ये मैं यहां से काट देता हूं बाय चेक, 1 मिनट के लिए मैंने यहां से काट दिया, अब आप क्या अज्यूम करोगे, ये कैश है या क्रेडिट है तो ये कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि पैसा मिल रहा है मुझे। क्या ये चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसा आया या कैश के थ्रू पैसा आया? मोड ऑफ पेमेंट क्या है? नहीं। अब यहां पर एक पॉइंट टू नोट और लिख लो अपने पास, यहां पर एक पॉइंट टू नोट और लिख लो। इफ अ ट्रांजेक्शन involves a company, if a transaction involves a company and nothing is mentioned about mode of payment, nothing is mentioned about mode of payment, we shall assume that the payment is made by bank, that the payment is made by bank, सही है? या फिर the payment is made by banking channel, the payment is made by banking channel, for example check, या फिर बैंकर्स ड्राफ्ट, चेक यहाँ पे बैंकर्स ड्राफ्ट, यहाँ पे एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? खैर यहां तो मेंशन है। मैंने हैबिट लिमिटेड को 1500 रुपए कैसे दिए? चेक से। तो 1500 रुपए मेरे कम हो गए बैंक में से, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, अदर एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। 1500 से मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, 1500 से मेरी लाइबिलिटी, इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? आखिरी ट्रांजेक्शन, एबीसी पीएलसी पेड देयर अकाउंट बाय चेक, एबीसी पीएलसी पेड देयर अकाउंट बाय चेक। ये जो लिखा हुआ ना वर्ड पेड देयर अकाउंट, इसका क्या मतलब है? इसमें अमाउंट मेंशन नहीं है। पेड देयर अकाउंट का मतलब ये होता है कि जितना भी पैसा था उन्होंने देना, सब दे दिया। एबीसी पीएलसी को मैंने 5000 के गुड्स बेचे थे, सही है? कितने? सॉरी, यहां पे XYZ लिमिटेड आएगा, यहां पे XYZ लिमिटेड आएगा, इसको चेंज करो जरा। XYZ लिमिटेड कर दो एबीसी पीएलसी को। तो ऐसा है कि XYZ लिमिटेड पेड एज देयर अकाउंट बाय चेक। XYZ ने मुझे कितने पैसे देने थे? मैंने XYZ को 5000 का सामान बेचा था, उन्होंने 500 रुपए का सामान मुझे वापस कर दिया। बचे कितने? तो 4500 XYZ ने मुझे चेक के थ्रू पे कर दिए, जिसकी वजह से मेरा 4500 से अदर एसेट्स कम हो गए। रिसीवेबल था ना 4500 का, वो मैंने खत्म कर दिया। लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। समझ आती है चीज?